नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले हम लोग यानी कि एक्यूट कर चुके हैं। अब हमारे पास कौन सी इन्फ्लेमेशन है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर हमने यानी कि दो सेल्स की बात की थी, मैक्रोफेजेस की और डेंड्रिटिक सेल्स की, मगर इसके अंदर हम लिम्फोसाइट्स की एंड प्लाज्मा सेल्स की बात करेंगे। अब लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल की जब बात करें तो हमारे पास लिम्फोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स होता है। टी लिम्फोसाइट फिर अगर फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, किसमें? CD4 में एंड CD8 में। जो CD4 इसको हम क्या कहते होते हैं? हेल्पर टी सेल, और CD8 को क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये तो हमने लिम्फोसाइट्स की बात कर ली। सबसे पहली बात जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिवेट कैसा होता है, इसको स्टिमुलस प्रोवाइड कौन करता है? या तो कोई हमारा परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो, कोई पहले कोई इन्फेक्शन था वो काफ़ी देर तक रह गया है और लॉन्ग टाइम तक यानी कि उसका असर रहा है, तो कोई यानी कि पुराना इन्फेक्शन है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन। जब भी हमारे कोई बैक्टीरियल या वायरल या माइक्रोबियल कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन आ गया और लॉन्ग टाइम के लिए है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसकी वजह से भी, या कोई भी फॉरेन बॉडी है, फॉरेन मटेरियल है वो यानी कि जिसमें एंटर हो गए तो उस वजह से भी हो सकता है। या कोई कैंसर सेल वगैरह या कोई ट्यूमर वगैरह बनते हैं उस वजह से, यानी कि ये इसकी काज होती है किसी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। अगर मैं लिम्फोसाइट्स की बात करूँ, सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं किसको डिस्कस करेंगे? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स बनते कहाँ पे हैं? ये बनते किधर हैं? सबसे पहले बोन मैरो में, मगर मैच्योर किधर होते हैं? ये थाइमस में बनते हैं, बोन मैरो में, और मैच्योर थाइमस के अंदर होते हैं, और वहाँ पे जाके रीअरेंज होते हैं, यानी कि जिससे ये CD4 ये CD8 बनते होते हैं। जो हमारा टी सेल है, ये जो हमारे पास टी सेल है किसको यूज करता है? TCR, मतलब कि टी सेल रिसेप्टर को यूज करता है, और क्या प्रोवाइड करता होता है? एंटीजन सर्विलेंस। एंटीजन सर्विलेंस प्रोवाइड करेगा। जो हमारे पास TCR कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो वो आगे क्या किसी भी एंटीजन को रिकग्नाइज करेगा और उसको MHC के हवाले कर देगा। किसके हवाले कर देगा? कॉम्प्लेक्स बना के किसके हवाले कर देगा? MHC के हवाले कर देगा। जो हमारे पास MHC है, ये टू टाइप्स होते हैं, MHC टाइप 1 क्लास 1 और MHC क्लास 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक रूल लगता होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रूल 8। अब हमें इधर इसको फॉलो करेंगे। अभी जो रूल 8 है ये हमारे पास होता क्या है बेसिकली? ये MHC को यानी कि जो CD4 है उसकी अटैच करने को, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनता होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास CD4 है ये किसके साथ यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाता होता है? MHC क्लास 2 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 8 हो गया। या फिर जो हमारा CD8 होता है वो किसके साथ यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाता है? MHC क्लास 1 के साथ। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया? 8। तो इसको हम क्या कहते होते हैं? रूल 8। इसके बाद जाहिर सी बात है, जब हमें टी सेल को एक्टिवेट करना है, जब हमें टी सेल की ज़रूरत पड़ेगी तो दो चीज़ों का होना ज़रूरी है जिसकी वजह से एक्टिवेट होगा। सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए हमें? बाइंडिंग चाहिए, बाइंडिंग ऑफ MHC कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और दूसरे नंबर हमारे पास सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल चाहिए, सेकेंड एडिशनल सिग्नल्स। ये जो एडिशनल सिग्नल है ये इनको एक्टिवेट करेगा कि कैसे वर्क करना है। सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं वो हम CD4 को करते हैं। CD4 यानी कि हेल्पर टी सेल्स। जो CD4 है ये एक्स्ट्रा सेलुलर, जब भी कोई पैथोजन आता होता है ये यानी कि उसको रिकग्नाइज करता है, और यानी कि फिर इसको किसके हवाले किया जाता है? MHC क्लास 2 के पास उसको हवाले कर दिया। इसको हवाले करता कौन है? APC करता होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी हमारे पास मटेरियल हो गया, फॉरेन प्रोटीन हो गया, उसको डिटेक्ट करेगा और उसको MHC क्लास 2 के हवाले कर देगा। और फिर आगे MHC2 क्या करवाता है? सबसे पहले ये लिख लेते हैं, APC किसको हवाले कर देगा? रिप्रेजेंट किसके पास करेगा?
MHC क्लास 2 के पास। अब जो APC है, इसकी एक बाइंडिंग साइट है जिसको हम क्या कहते हैं, B7। ये किसकी बाइंडिंग साइट है, APC की। इसी तरह CD4 है, इसके पास भी एक बाइंडिंग साइट है, उसको हम क्या कहते हैं, CD28। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से एक CD4 को एक सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल मिलता होता है। जब यानी कि B7 CD28 के साथ बाइंड करेगा तो CD4 को क्या मिलेगा, सेकेंड एक्टिवेशनल सिग्नल मिलेंगे। फिर जिसके आगे ये अपना प्रोसेस CD4 अपना स्टार्ट करेगा। जब यानी कि CD4 को सिग्नल मिल चुके हैं और उसने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया है, अब यानी कि CD4 एक्टिवेट हो गया इन्फ्लेमेशन किसी भी इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट। तो CD4 है फिर 2 सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाता होता है। एक हमारे पास, एक को हम क्या कहते होते हैं, TH1 एंड TH2। ये 2 सब यूनिट्स में डिवाइड होता है। TH1 किसको सिक्रीट करता होता है, IFN गामा। TH1 किसको सिक्रीट करता है, IFN गामा को। इसका काम क्या होता है, ये मैक्रोफेज इसको एक्टिवेट करता होता है। मैक्रोफेज इसको क्या करता होता है, एक्टिवेट करता होता है। फिर उसके अलावा जो बी सेल्स हैं उनको भी प्रमोट करता होता है। यानी कि जो ये स्विचिंग एज ए स्विच वर्क करता होता है, किन के लिए, IgM के लिए एंड IgG के लिए, ये स्विचिंग रोल भी प्ले करता होता है। इसके बाद ये काम क्या करता है, ये TH1 के उसकी फिनोटिपिकली भी उसको प्रमोट करता होता है और TH2 को इनहिबिट करेगा। ये अपने आप को खुद को तो इंक्रीज करवाएगा, जबकि TH2 को क्या करता है, सप्रेस करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको इनहिबिट करता होता है फिनोटिपिकली। अब हम इसकी बात करते हैं, TH2 का क्या काम है, ये किसको सिक्रीट करवाता है, ये सब क्लास यानी कि सबसेट सिक्रीट किसको करवाएगा, इंटरल्यूकिन 4 को। ये किसको सिक्रीट करवा रहा था, IFN गामा को। ये किसको सिक्रीट करवा रहा है, इंटरल्यूकिन 4 को। इंटरल्यूकिन 4 को भी करवा रहा है, इंटरल्यूकिन 5 को भी करवा रहा है, इंटरल्यूकिन 13 को भी करवा रहा है। जो इंटरल्यूकिन 4 है ये किसकी स्विचिंग करता होता है, IgE की करता होता है। और इंटरल्यूकिन 5 क्या करता होता है, इसिनोफिल की कीमोटैक्सिस करवाता है। इंटरल्यूकिन 5 इसिनोफिल की कीमोटैक्सिस करवाता है और स्विचिंग किसकी करेगा, IgA की। जबकि जो इंटरल्यूकिन 3 है ये कौन सा काम करेगा, जो इंटरल्यूकिन 4 काम करेगा, उसकी हेल्प करता हो तो उसके साथ मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये जो हमने आज सारा पढ़ लिया है, ये जो पढ़ा है ये हमने सारा किसके बारे में पढ़ा है, CD4 के बारे में। CD4 यानी कि इसको यानी कि जो भी हमारे पास एंटीजन आता होता है उसको APC किसके हवाले करता होता है, MHC क्लास 2 के पास एक बाइंडिंग साइट होती है B7 और CD4 के पास एक और बाइंडिंग साइट CD28। B7 CD28 के साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल प्रोड्यूस होता है। सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल की वजह से CD4 एक्टिवेट हो जाता है। जब CD4 एक्टिवेट होता है तो 2 सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, TH1 और TH2 के अंदर। TH1 किसको सिक्रीट करता था, IFN गामा को, और TH2 किसको वो सिक्रीट करता होता है, इंटरल्यूकिन 4 को। फिर इंटरल्यूकिन 4 को भी, इंटरल्यूकिन 5 को, इंटरल्यूकिन 13 को भी। और फिर यानी कि ये जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनकी स्विचिंग करेगा। इसके बाद हमारे पास एक और लिम्फोसाइट है, कौन सा है वो हमारे पास, बी सेल, ये बी लिम्फोसाइट। बल्कि हमने ये क्या पढ़ना था, बल्कि CD8 तो ये हमारा भी रह गया था। CD8 यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल। अभी हमने CD4 किया, अब CD8 हमारा रहता था। जो ये जो था हमारे पास CD4, इसके लिए जो एंटीजन था वो क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर था। मगर जो CD8 में हमारे पास जो एंटीजन है वो क्या है, हमारे पास इंट्रा सेलुलर है। इसके जो एंटीजन था वो इंट्रा सेलुलर है। और ये किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, MHC क्लास 1 को 1 पे रिप्रेजेंट किया जाता होता है, जिसकी वजह से फिर क्या एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि फिर क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या क्या चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है, प्लेटलेट्स को किया जाता है। यानी कि ये किस तरह एक्सप्रेस होते हैं, प्लेटलेट्स के जरिए एक्सप्रेस होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड सेल की वजह से।
प्रोड्यूस होते हैं। जो इंटरल्यूकिन 2 है ये क्या करते होते हैं, CD4 के साथ इनकी इंटरल्यूकिन किसको प्रोवाइड करते होते हैं, जो इंटरल्यूकिन 2 है ये CD4 यानी कि प्रोवाइड करता होता है, जिसकी वजह से इसको सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल मिलता होता है। इंटरल्यूकिन 2 को कौन प्रोवाइड कर रहा है, CD4 प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से किसको सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल मिलते हैं, CD8 को सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल मिलते हैं। जितना हमने पिछला मैकेनिज्म पढ़ा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ा या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन CD4 को हमने पढ़ा, सारों का काम यही था, ये स्टेप वाइज प्रोसेस थे, यानी कि एक चीज़ दूसरे को एक्टिवेट करवाते, फिर दूसरी तीसरे को एक्टिवेट, तीसरी जाके फिर कोई अपना फंक्शन परफॉर्म करती थी। मगर जो CD8 है, जो इसका मेन पर्पज़ है वो किलिंग है, यानी कि इसने कुछ नहीं सोचना, इसको अपना यानी कि जो इसके सामने मुजरिम इसका आ गया इसने उसको मारना है, कोई सज़ा नहीं देनी, कोई इसको समझाना समझाना नहीं, बस सीधा कत्ल ही करेगा ये। इसका यानी कि एक्टिवेट क्या होता है, इसको किस लिए एक्टिवेट किया जाता है, फॉर किलिंग, किलिंग पर्पज़ के लिए इसको एक्टिवेट किया जाता था। इस किट होते कैसे हैं, किलिंग अक्ल होती कैसे है इसकी, वाया सबसे पहले क्या करता है, परफोरिन होता है हमारे पास मटेरियल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ग्रेजाइम, गेंजाइम। परफोरिन क्या करवाता होता है कि सेल के अंदर क्या करवाता है, पोज करवाएगा, और गेंजाइम उसके अंदर फिर यानी कि चला जाएगा, उसको तोड़ देगा, उसकी पेप्टोसिस करवा देगा। ये क्या करवाता होता है, पेप्टोसिस करवाता होता है किसी भी सेल वगैरह की। दूसरा हमारे पास इसका एक और होता है, एक्सप्रेशन होती है हमारे पास, एक्सप्रेशन ऑफ एफ फॉस एल। फॉस एल क्या करता होता है, ये यानी कि जो भी हमारा टारगेट सेल है उसके फॉस के साथ यानी कि बाइंड करेगा और उसकी पेप्टोसिस करवा देगा। किसके साथ ये बाइंड करेगा, फॉस ऑफ यानी कि टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल जो भी है उसके बाइंड करेगा, उसकी पेप्टोसिस करवा। इसके बाद हम डिस्कस करते होते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट हमारे प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और फिर ये बाद में यानी कि ग्लोबुलिन रीअरेंजमेंट की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे यानी कि बी सेल नेटिव बनते होते हैं, नेटिव बी सेल बनते होते हैं, जो फिर कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, IgM पे एंड IgD के ऊपर ये जाके फिर एक्सप्रेस होते हैं। इसके बाद यानी कि जब ये बन जाते होते हैं, इसकी एक्टिवेशन कैसे होती है, इसकी एक्टिवेशन होती है जब भी कोई एंटीजन IgM या IgD के साथ बाइंड करेगा तो ये दोनों मैच्योर हो जाएंगे, और फिर इनके प्लाज्मा सेल से ये निकल जाएंगे, स्कीट होना, स्कीशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जाहिर बात है हमने पहले भी एक चीज़ पढ़ ली है, अगर हमने TH1 फैक्टर पढ़ा था, कि TH2 हमने फैक्टर पढ़ा, वहाँ हम बार बार किसकी बात कर रहे थे, बी सेल्स की बात करें, यानी कि CD4 के साथ इंटर रिलेटेड है। इसके अंदर जो एंटीजन है, बी सेल एंटीजन को किस पे रिप्रेजेंट करेगा, CD4 के थ्रू करेगा वाया MHC क्लास 2। बी सेल एंटीजन प्रेजेंट किस पे होगा, CD4 पे होगा, हेल्पर टी सेल पे, किसके थ्रू हो जाएगा, MHC क्लास 2 के तहत हो जाएगा। अब जो इसके लिए सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल क्या है, तो जो CD40 है, रिसेप्टर कहाँ पे है, बी सेल के ऊपर। इसी तरह एक साइट है CD40L, किसके ऊपर है, ये हेल्पर टी सेल के ऊपर। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल प्रोड्यूस करते होते हैं, जिसके प्रोड्यूस में हमारे पास क्या चीज़ें रिलीज होती है, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 रिलीज होता था। इनका काम क्या होता है, जैसे हमारे पहले हम पढ़ चुके हैं, बी सेल की स्विचिंग होती है, उसके अलावा ये हाइपर म्यूटेशन करवाते होते हैं, हाइपर म्यूटेशन आ गया हमारे पास, या मैचुरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल। ये हमारे पास सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कौन सा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, यानी कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट पे। इसके वहाँ पर एक टॉपिक और है, ग्रेनुलोमस इन्फ्लेमेशन। बेसिकली ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक सब टाइप है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सब टाइप है। इसके अंदर होता क्या है, जो एपिथेलॉइड हिस्टोलाइट्स होते हैं,
हिस्टोलाइट्स होते हैं, इनकी क्या हो जाती है, यानी कि कलेक्शन हो जाती है, यूजली इंक्रीज हो जाते होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास गेंट सेल्स होते हैं या हमारे पास जो रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स है वो इनको घेर लेता होता है। ठीक है, इसकी यानी कि यूजली इसको साउंड कर लेगा। और फिर जो हमारे पास ये ग्रेनुलोमस इन्फ्लेमेशन है, इसकी हमारे पास दो डिवाइडिंग्स होती हैं, इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास किस में डिवाइड करते हैं, केसिटिंग एंड नॉन केसिटिंग। अगर मैं केसिटिंग की बात करता हूं तो इसके अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस होती है और इसके अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होती। सेंट्रल नेक्रोसिस इसमें नहीं होती, इसके अंदर होती है। इसके अलावा जो हमारे पास कॉमन इसकी एटियोलॉजीज़ हैं वो क्या होते हैं, इनकी रिएक्शन की वजह से ये हमारे पास होती हैं, या ये किस रिएक्शन की वजह से होती हैं, ये नॉर्मली क्या एग्जिबिट करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास कौन सी डिजीज़ आती है, ट्यूबरकुलोसिस आ गया, टीबी, या कोई भी हमारे पास फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। मगर जो यहाँ पे हम किसी को किस वजह से, यानी कि ये ग्रेनुलोमस फॉर्मेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, किन किन की वजह से होती है, बेरिलियम एक्सपोजर, कोई कॉर्न डिजीज़ हो जाती है हमारे पास, या कोई सार्किडोसिस हो जाता है, कैट स्क्रैच है, इस वजह से ये होती है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाइवा में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर क्या समझ रहे होते हैं, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की बात होती है, वो यानी कि असल में पूछ यहाँ से रहा होता है और बच्चे जो जवाब दे होते हैं वो माइक्रो से दे रहे होते हैं। यानी कि अगर पूछा जाता है ग्रेनुलोमस इन्फ्लेमेशन के एग्जाम्पल के, बच्चे कहते हैं टीबी और चुप होकर बैठ जाते हैं। वो आगे पूछा उसकी और कौन सी एग्जाम्पल्स हैं तो बच्चे बता ही नहीं पाते, वो समझ रहे होते हैं शायद ये माइक्रो का क्वेश्चन था, जबकि माइक्रो से नहीं पूछ रहा था, वो पूछ यहाँ से रहा होता है। अभी ग्रेनुलोमस फॉर्मेशन होती कैसे है, इसके फॉर्मेशन को बात करते हैं। इसके अंदर मैक्रोफेज अपना काम करेगा, मैक्रोफेज यानी कि अपना प्रोसेस करेंगे और जो एंटीजन है उसको किसके हवाले कर देंगे, CD4 के हवाले कर देंगे। फिर इसके बाद यानी कि मैक्रोफेज के इंट्रैक्शन में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होता है, और जो CD4 है ये आगे किस में सब डिवाइड हो जाता है, TH1 के अंदर। फिर जो हमारे पास TH1 है ये आगे कन्वर्ट किस में हो जाता है, किसको स्क्रीट करता होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, INF गामा के अंदर उसको स्क्रीट करेगा। वो क्या करता होता है, जो मैक्रोफेज के जो एपिथेलॉइड सेल है उसको यानी कि वो जो मैक्रोफेज है वो किस में कन्वर्ट करता होता है, एपिथेलॉइड एंड गेंट सेल्स के अंदर। यानी क्या करवाता होता है, मैक्रोफेज को किस में कन्वर्ट करेगा, एपिथेलॉइड हिस्टोलाइट्स में और गेंट सेल्स वगैरह के अंदर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये हमारा अब सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।